एक गांव में शंकर अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहता था। शंकर एक गरीब किसान है, उसकी मूछें नहीं है। शंकर का पड़ोसी महिपाल भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेत है, तो वो नौकर रखता है। महिपाल की भी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रचना। रचना बहुत ज्यादा मगरूर है। राखी स्कूल जा रही है, तभी रास्ते में उसको रचना भी स्कूल जाते हुए दिखती है। ओहो, ये गरीब लोग भी न जाने सुबह सुबह कहां से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। क्यों? मैं दूसरे रास्तों से? मेरे अब्बा इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, और तुम्हारे अब्बा की तो मूछें भी नहीं है और उनसे तो कोई बात भी नहीं करता। सब लोग उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। राखी इस तौहीन से बेहद गमज़दा हो गई है और वो स्कूल भी नहीं गई। वहां से वापस अपने घर आ गई, जहां शंकर खाना पका रहा है और खेत जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? अब्बा, हम इतने गरीब क्यों हैं? किसने कहा बेटी कि हम गरीब हैं? अब्बा, सब कहते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं हैं, तो गांव का कोई भी शख्स आपसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? बेटी, गरीब वो होता है जिसकी थाली में रोटी ना हो, लेकिन खुदा ने हमें 2 जून की रोटी तो दी है। तुझे स्कूल में तालीम मिल रही है, हमें और क्या चाहिए बेटी? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आपकी मूछें क्यों नहीं है? मुझे मालूम है कि तुमको जरूर रचना ने कुछ बोला होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मूछें दिखनी चाहिए ताकि बाकी गांव वाले भी आपकी इज्जत कर सके। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? ऐसा थोड़ा ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आज शाम को ही आपके चेहरे पर मूछ दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेत पर चला जाता है। बेटी की बात सुनकर आज शंकर का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसे राखी की बात बार बार याद आ रही है। इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपनी नन्ही सी शहजादी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गरीब हूं, कि मैं मूछें नहीं रख सकता, क्योंकि ये गांव इस बात को मंजूर नहीं करेगा। और अगर आज मूछ नहीं रखी तो वो खाना नहीं खाएगी। मूछों को अगर बढ़ाऊं तो एक दिन में तो आएगी नहीं। या अल्लाह, तूने मुझे किस उलझन में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन करेगा? शंकर सवालों के जाल में उलझता है और बिफर कर रो रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। कुछ देर में पेड़ के नीचे भी धूप आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। शंकर के चेहरे पर कुछ वजन ही लगता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि शंकर के चेहरे पर जादुई मूछें लग चुकी हैं। मेरे चेहरे पर मूछ कहां से आ गई? कहीं से यह राखी की शरारत तो नहीं? हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं छुप कर बैठी हो। मैं मूछें खींच कर देखता हूँ। राखी ने जरूर इनको फेविकोल से चिपकाया होगा। फिर इस राखी की खबर लेता हूँ। शंकर अपनी मूछें खींच कर देखता है तो वो मूछें बाहर नहीं आती, बल्कि उससे सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या है? ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो माला माल हो गया, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी पेड़ से एक देवी निकल कर आती है। वत्स, मैं दौलत की देवी हूँ और ये जादुई मूछें हैं। अब तुम भी नकली दौलतमंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और बता सकते हो कि मूछें रखने या ना रखने का ताल्लुक पैसों से नहीं है, बल्कि अपनी शौक से है।
तुम अपनी मूंछों से हर रोज 100 सोने के सिक्के निकाल सकते हो। बस तुमको मूंछों को थोड़ा सा खींचना है और सिक्के नीचे बिखर पड़ेंगे। दौलत की देवी वहां से गायब हो जाती है और शंकर सारे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर चलता है। शंकर घर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे महिपाल मिल जाता है। अरे शंकर, लग रहा है तुम पागल हो गए हो। क्यों महिपाल भाईजान? हमें तो लग रहा है कि आप पागल हो गए हो। तू मेरा मखौल उड़ा रहा है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मैं दौलतमंद काश्तकार हूँ और तू मेरे सामने मूंछें नहीं रख सकता? खुदा बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन भाईजान वक्त सबका बदलता है। और ये देखो, मेरे पास अब 100 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास हैं तो दिखा दो। महिपाल वहां से खामोशी से चला जाता है और शंकर अपने घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। शंकर अब हर रोज अपनी मूंछों से रोज सोने के सिक्के निकालने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ गांव का नहीं, पूरे इलाके का दौलतमंद शख्स बन जाता है। उसने एक आलीशान हवेली बना ली और नौकर रख लिए। राखी भी अब शहजादी बन के रहने लगी। शंकर आज सुबह सोकर उठा तो उसकी मूछें गायब हो गई और फिर दौलत की देवी प्रकट हुई और शंकर को बताया कि अब मूछों को उसके पास रखने का वक्त पूरा हो गया है। शंकर की हवेली में आज कुछ लोग आने वाले थे। शंकर, तुम इस इलाके के सबसे दौलतमंद शख्स हो, फिर तुमने मुझे क्यों कटवा दी? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सबने मिलकर बरसों तक मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कभी मूंछ रखने का हक नहीं दिया क्योंकि मैं गरीब था, लेकिन मुझे किसी का शौक हो सकती है, उसकी औकात नहीं। और हाँ, किसी की भी हैसियत को उसकी मूंछों से नहीं तौलना चाहिए। सब मिलजुल कर रहो और खुश रहो। इस तरह गांव में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और फिर बिना मूंछ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत साल पहले दक्षिण भारत में ब्रह्मदत्त नाम का एक शहंशाह रहता था। ब्रह्मदत्त एक छोटी सी रियासत का बादशाह था। सालों की दुआओं के बाद बादशाह के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जो कोई मामूली लड़का नहीं था। जन्म से ही उसके दांत थे और दांत सोने के थे। हमारे बेटे के दांत सोने के हैं, इसलिए सब लोग हमारे बेटे को सोनदत्त कह के पुकारेंगे। सोनदत्त फल और सब्जियों के अलावा जिस चीज को भी दांतों से काटता वो चीज सोने की बन जाती। अनाज भी सोनदत्त को खाने के लिए नहीं दिया जाता था। बादशाह के दरबार में कौशल और हीरामणि नाम के 2 वजीर थे। जहाँ कौशल लालची और चापलूस था, वहीं हीरामणि ईमानदार और सच्चा था। हुजूर, शहजादे के जन्म के बाद जश्न में काफी खर्चा हो गया है। आपको रियासत के कारोबारियों से कर बढ़ाकर ज्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। हाँ नहीं महाराज, जश्न में खर्चा आपने अपनी खुशी से किया है। जश्न में हुए खर्चे की कीमत रियासत के कारोबारियों से वसूलना जायज नहीं है। और फिर हमारी रियासत में ज्यादातर छोटे कारोबारी हैं। अगर आप उनका कर बढ़ाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। तुमने बिल्कुल वजह फरमाया है हीरामणि। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें मुख्य वजीर बनाएंगे। आज के बाद सभी वजीर तुम्हारे देखरेख में काम करेंगे। बादशाह ने हीरामणि का पद बढ़ा दिया तो कौशल का खून खौल गया। बादशाह को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। शहजादे सोनदत्त के आसपास कड़ा पहरा लगा रहता था, लेकिन कौशल ने चालाकी से सारे चौकीदारों को हटा दिया। सैनिकों, रियासत पर हमला हो गया है, तुम सब महल के बाहर पहुंचो। जब पहरेदार चले गए तब कौशल ने सोनदत्त को उठाया और उसे चुराकर श्रीलंका भाग गया। उस समय श्रीलंका में मयूर नाम का एक ताकतवर बादशाह राज करता था।
कौशल ने बहुत बड़ी तादाद में धन संपत्ति लेकर सोनदत्त को श्रीलंका के बादशाह को बेच दिया। आपने इस लड़के को खरीद तो लिया है, लेकिन बड़ा होने पर इसे अपने असली अम्मी अब्बू की याद आ सकती है। हाँ, ये तुमने वजह फरमाया। बादशाह ने अपनी रियासत के तांत्रिक को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से सोमदत्त की पुरानी याददाश्त बिल्कुल साफ कर दी। बस एक चीज का ख्याल रखना, इस लड़के को कभी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर मोहब्बत का मामला हुआ तो इसे अपना अतीत याद आ जाएगा। सोनदत्त राजा मयूर के यहाँ बड़ा होने लगा। सोनदत्त को लड़कियों से दूर रखा जाता था ताकि उसे मोहब्बत ना हो। रियासत में किसी को भी सोनदत्त से बात करने की इजाजत नहीं थी। सोनदत्त की तालीम का खास इंतजाम किया गया था। उसके किताबों में कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं थी। बादशाह ने सोनदत्त के जादुई दांतों का खूब जमकर इस्तेमाल किया। रोजाना बड़ी बड़ी चीजों को सोनदत्त के दांतों से कटवाया जाता और उन्हें सोने में तब्दील कर दिया जाता। एक रोज सोनदत्त ने बादशाह से कहा, अब्बू जान, मैं महल में रहते रहते ऊब गया हूँ। मैं किसी कुदरती जगह पर रहना चाहता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम कुदरती जगह का इंतजाम यहीं पर करवा देते हैं। बादशाह ने तुरंत अपने रियासत के सबसे काबिल बागवान को बुलाया और सोनदत्त के लिए एक खास बगीचा तैयार करने का हुक्म दिया। जिस दौरान बागवान बगीचा तैयार कर रहा था, बादशाह को खास काम से विदेश के सफर पर जाना पड़ा। बादशाह सारा कामकाज अपने वजीर की निगरानी में छोड़कर सफर पर चला गया। बागवान कभी कभी अपनी बेटी को अपने साथ लाता था। वजीर ने इस बात को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि शहजादा एक बागवान की बेटी पर तवज्जो नहीं देगा, पर वजीर को तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत में अमीरी और गरीबी कोई रुकावट नहीं होती। एक दिन जब बागवान की बेटी गुलाब के फूलों को पानी दे रही थी, तो शहजादा सोनदत्त उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या ये गुलाब तुमने उगाए हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसुंधरा है। क्या तुम मुझे गुलाब उगाना सिखाओगी? शहजादे ने वसुंधरा से गुलाब उगाना सीखा। उन दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत होने लगी। बादशाह मयूर जब वापस लौटा तो उसने सोनदत्त को बागवान की बेटी से बात करते हुए देखा। वजीर को बुलाया। ये सब क्या चल रहा है वजीर? मैंने तुमसे कहा था कि शहजादे को लड़कियों से दूर रखना। हुजूर माफ कीजिएगा, वो तो बागवान की बेटी है, शहंशाह को उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम निहायत ही मूर्ख हो। मोहब्बत अमीरी गरीबी का फासला नहीं देखता। बादशाह ने तुरंत ही चुपचाप वसुंधरा को शहर से बाहर भिजवा दिया। सोनदत्त रोजाना वसुंधरा का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आई। सोनदत्त जब बागवान से वसुंधरा के बारे में पूछता तो बागवान भी कोई जवाब नहीं देता। वसुंधरा अचानक गायब कैसे हो गई और उसके अब्बू कुछ बोलते क्यों नहीं? एक दिन शहजादे को गुस्सा आ गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गई तुम्हारी बेटी? अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। बागवान रोने लगा। अरे रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी बेटी को आपके अब्बू ने शहर से बाहर भिजवा दिया है। मेरे अब्बू ने? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है बेटा। सोनदत्त तुरंत बादशाह मयूरदत्त के पास पहुंचा। अब्बू जान, बागवान की बेटी वसुंधरा कहाँ है? उसे आपने शहर से बाहर क्यों भिजवा दिया? तुम्हें उस लड़की से क्या लेना देना है? उस लड़की को छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मैंने उसे शहर से बाहर भेजा है। झूठ मत बोलिए अब्बू जान, मैं उस लड़की से मिलके रहूंगा और सच्चाई मालूम करके रहूंगा। सोनदत्त जब वसुंधरा को ढूंढने लगा तो बादशाह ने सिपाहियों को उसे पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन सोनदत्त ने सैनिकों के हाथों पर दांतों से काटा और सभी सैनिकों को सोने का बना दिया। शहर के बाहर काफी ढूंढने के बाद उसे वसुंधरा मिल गई। दोनों की आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। सोनदत्त को अपना बचपन याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है।
शहंशाह मयूर मेरे असली वालिद नहीं है। कौशल नाम का वजीर मुझे चुरा कर यहाँ ले आया था और उसने मुझे बादशाह को फरोख्त कर दिया था। सोनदत्त तुरंत वसुंधरा को लेकर वजीर कौशल के पास पहुंचा। वो अब शहंशाह मयूर की रियासत का सबसे बड़ा कारोबारी था। सोनदत्त कौशल को घसीटते हुए समुद्र तट तक ले गया और फिर जहाज से अपने वालिद ब्रह्मदत्त की रियासत वापस लौट गया। ब्रह्मदत्त अपने खोए हुए बेटे से मिलकर बेहद खुश हुआ। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम हमें नहीं मिल पाए। ये सब इस वजीर कौशल की वजह से हुआ है। बादशाह ने कौशल को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया और सोनदत्त से वसुंधरा का निकाह करवाया।